चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सनसनीखेज खबर से। कुछ घंटे पहले ही जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगती सीमा पर मतलब सांबा, राजौरी और पुंछ जैसे इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की खबरें आईं। और ये कोई मामूली घटना नहीं थी। खबरों के मुताबिक स्थानीय लोगों में इतनी दहशत थी कि वो बंकरों में छिप गए। सेना को इन पर फायरिंग तक करनी पड़ी। मतलब सीमा पर तनाव एकदम साफ महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। और मामला सिर्फ ड्रोन तक ही नहीं रुका है। इसी के साथ जैश-ए मोहम्मद का सरगना है मसूद अजहर, उसका एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। हाँ, और उस क्लिप में वो दावा कर रहा है कि भारत पर हमला करने के लिए हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार हैं। और वो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए अपने परिवार के लोगों का बदला लेने की धमकी भी दे रहा है। और यही दोनों खबरें जब एक साथ आती हैं तो एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं खतरनाक तस्वीर बनाती हैं। एक तरफ हवा से ड्रोन का खतरा, दूसरी तरफ जमीन पर आतंकियों की सीधी धमकी। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। असल में ये पाकिस्तान की एक सोची समझी बहुआयामी रणनीति का हिस्सा लगती हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस रणनीति के पीछे अमेरिका और ख़ास तौर पर ट्रंप का क्या हाथ हो सकता है और भारत इस नई चुनौती से कैसे निपट रहा है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले सीमा पर ये ड्रोन और साथ में मसूद अजहर की धमकी, इन दोनों को एक साथ कैसे देखा जाए? ये महज एक संयोग तो नहीं लगता? नहीं, ये संयोग बिल्कुल नहीं है। ये एक क्लासिक हाइब्रिड वॉरफेयर का उदाहरण है। मतलब एक मिला जुला युद्ध। हाइब्रिड वॉरफेयर? हाँ, इसे आप एक तरह से दो तरफा हमला कह सकते हैं। ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी के लिए नहीं हो रहा, वो हथियार गिराने और सीमा पर रहने वाले लोगों में एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा करने के लिए भी किया जा रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये एक दिमागी खेल भी है। लेकिन ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया हाइब्रिड वॉरफेयर, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब है जब कोई देश पारंपरिक सेना के इस्तेमाल के साथ साथ आतंकी हमले, साइबर अटैक्स, झूठी खबरें फैलाना, कूटनीतिक दबाव, ये सारी चीजें एक साथ इस्तेमाल करता है। ताकि दुश्मन हर मोर्चे पर उलेख आए। बिल्कुल, पाकिस्तान यही कर रहा है। एक तरफ ड्रोन से सेना को व्यस्त रखो और दूसरी तरफ मसूद अजहर के बयान से भारत के अंदर एक दहशत और अस्थिरता का माहौल बनाओ। और आप बार बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रही हैं। जो सुनने वाले शायद इससे परिचित ना हो, उनके लिए जरा संक्षेप में बताएंगी कि ये क्या था, क्योंकि मसूद अजहर भी इसी का बदला लेने की बात कर रहा है। जरूर। ऑपरेशन सिंदूर कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक छोटा लेकिन बहुत ही तीव्र सैन्य संघर्ष था। इसकी खास बात ये थी कि इसमें पारंपरिक लड़ाई से ज्यादा ड्रोन, साइबर हमले और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल हुआ था। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया था और मसूद अजहर के कई रिश्तेदार भी मारे गए थे। इसीलिए वो बदले की आग में है। तो ये सब उस हार का बदला लेने के लिए हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया है? क्या सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की हार ही वजह है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह भी है? यहीं पर ट्रंप फैक्टर सामने आता है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका इस बात से बहुत नाराज है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध रुकवाने का क्रेडिट भारत ने उन्हें नहीं दिया। अच्छा। हाँ, अमेरिकी प्रशासन बार बार ये जताने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने दखल देकर लड़ाई रुकवाई, लेकिन भारत इस बात को सार्वजनिक तौर पर मानने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान इसी नाराजगी का फायदा उठा रहा है। उसे लग रहा है कि ये उसके लिए एक सुनहरा मौका है। बिल्कुल सही। उसे लगता है कि अगर वो भारत के साथ एक छोटा, एक सीमित संघर्ष शुरू करता है तो ट्रंप प्रशासन तुरंत बीच में आएगा। और इससे ट्रंप को दुनिया के सामने एक बड़े शांति दूत के तौर पर उभरने का मौका मिल जाएगा, जो वो हमेशा से चाहते भी रहे हैं। तो ये पाकिस्तान और ट्रंप दोनों के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। ठीक यही बात है। पाकिस्तान इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का फायदा उठा रहा है। इससे पाकिस्तान को एक मनोवैज्ञानिक जीत मिलेगी, एक नैरेटिव की जीत। भले वो जंग के मैदान पर हार जाएं। हाँ, भले ही वो हार जाए, लेकिन अमेरिका के समर्थन से वो दुनिया को ये दिखा पाएगा कि उसने भारत जैसे बड़े देश को बराबरी की टक्कर दी। उसे लग रहा है कि अगर अमेरिका साथ खड़ा है तो सच को भी झूठ साबित किया जा सकता है। पर क्या ये रणनीति वाकई काम कर सकती है? मतलब क्या अमेरिकी प्रशासन इतना भोला है कि वो पाकिस्तान का ये खेल समझ नहीं पाएगा? हमें ये समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसूलों पर कम और हितों पर ज्यादा चलते हैं। अगर ट्रंप प्रशासन को लगता है कि पाकिस्तान की तरफदारी करने से उन्हें कोई बड़ा फायदा हो सकता है,
जैसे चुनाव में शांति दूत की छवि बनाना, तो वो पाकिस्तान के इस खेल को नजरअंदाज कर सकते हैं। तो ये ट्रम्प फैक्टर तो हल की बात है, लेकिन पाकिस्तान की भारत से दुश्मनी की ये जो रणनीति है, ये सिर्फ ट्रम्प की वजह से तो नहीं बनी होगी। इसकी जड़ें तो और भी गहरी होनी चाहिए शायद इतिहास में। बिल्कुल, और इसकी जड़ें जाती हैं सीधे 1971 में। पाकिस्तान उस हार की शर्मिंदगी से आज तक उभर नहीं पाया है, जब भारत ने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। वो उस हार को एक नेशनल ह्यूमिलेशन यानी राष्ट्रीय अपमान की तरह देखते हैं। और उसी का बदला लेने की कोशिश में वो दशकों से ये सब कर रहे हैं। हाँ, कश्मीर से लेकर पंजाब और नॉर्थ ईस्ट तक अस्थिरता फैलाना, ये सब उसी का हिस्सा है। और उस वक्त की और आज की भू राजनीतिक स्थिति में क्या बड़ा फर्क है जिसका पाकिस्तान फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो है रूस। 1971 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था, तब भारत के पास रूस का एक मजबूत सहारा था। सही। रूस ने अपने जहाज भारत के पक्ष में खड़े कर दिए थे और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। कैसे बदल गए? आज रूस खुद कई मोर्चों पर उलझा हुआ है, वेनेजुला से लेकर सीरिया और यूक्रेन तक। उसकी आर्थिक और सैन्य ताकत भी पहले जैसी नहीं रही। तो पाकिस्तान को ये लग रहा है कि डिप्लोमेसी के मैदान में भारत इस वक्त थोड़ा अकेला है, और यही उनके लिए चौका मारने का सबसे सही मौका है। मतलब ये सिर्फ सीमा पर ड्रोन उड़ाने की बात नहीं है, ये तो एक पूरी शतरंज की बिसात है, और पाकिस्तान कई मोर्चों पर एक साथ चाल चल रहा है। ये वाकई में हैरान करने वाला है। हाँ, और यहीं पर उनकी हाइब्रिड रणनीति और भी साफ दिखती है। वो भारत को सिर्फ पश्चिमी सीमा पर नहीं, बल्कि कई और दिशाओं से घेरने की कोशिश कर रहा है। चलिए इन मोर्चों की बात करते हैं। पहला मोर्चा है बांग्लादेश, जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था। वहां क्या हो रहा है? पाकिस्तान बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को हवा दे रहा है। साथ ही वो बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट बेचने जैसे रक्षा सौदों पर भी बात कर रहा है। मकसद साफ है, भारत के लिए पूर्वी सीमा पर भी एक नया सिरदर्द पैदा करना। बिल्कुल, ताकि भारत का ध्यान और संसाधन दोनों सीमाओं पर बट जाए। और दूसरा मोर्चा नेपाल में खोला जा रहा है, जिसकी सीमा भारत के साथ खुली हुई है। हाँ, और ये बहुत चिंता की बात है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में, खासकर उत्तर प्रदेश से लगे बॉर्डर के पास, पाकिस्तानी फंडिंग से सैकड़ों मदरसे बनाए जा रहे हैं। और ये सिर्फ मदरसे बनाने की बात नहीं होगी। नहीं, आशंका है कि इन जगहों पर स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ा जा रहा है और उन्हें सीमा पार से आने वाले आतंकियों के लिए स्लीपर सेल के तौर पर तैयार करने की कोशिश हो रही है। और तीसरा मोर्चा, जो शायद आज के डिजिटल युग में सबसे खतरनाक है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचना युद्ध। ये उनका सबसे कामयाब मोर्चा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारी सैन्य नुकसान उठाने के बावजूद पाकिस्तान ने सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक झूठा नैरेटिव फैलाया। क्या नैरेटिव था? कि उसके JF-17 फाइटर जेट बहुत कामयाब रहे और उन्होंने भारत को भारी नुकसान पहुंचाया। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया ने इस पर यकीन भी कर लिया। हाँ, ये वाकई में हैरान करने वाला है। इसी झूठे नैरेटिव के दम पर उसने लीबिया, सूडान और अजरबैजान जैसे देशों के साथ अरबों डॉलर की डिफेंस डील हासिल कर ली। ये दिखाता है कि आज ज़मीनी हकीकत से ज़्यादा सोशल मीडिया पर गढ़ी गई कहानी मायने रख सकती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज के दौर में एक अच्छी PR एजेंसी एक टैंक रेजिमेंट से ज़्यादा ताकतवर हो सकती है? एक हद तक हाँ, क्योंकि एक टैंक रेजिमेंट सीमा पर लड़ती है, लेकिन एक PR एजेंसी दुनिया भर में लोगों के दिमाग में लड़ती है। पाकिस्तान ने यही साबित किया। सैन्य हार के बावजूद उन्होंने कहानी की लड़ाई जीत ली और अरबों डॉलर के सौदे भी कर लिए। बिल्कुल। चलिए इस पूरी कहानी में जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है, वो है पाकिस्तान और अमेरिका का कनेक्शन। ये बात सामने कैसे आई कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका इस खेल में इतना ज्यादा शामिल था? इसका खुलासा हुआ अमरीकी न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के दस्तावेजों से। अमेरिका में एक कानून है फारा, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट। फारा? हाँ, इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति या फर्म किसी दूसरे देश के लिए लॉबिंग करती है तो उसे सरकार को पूरी जानकारी देनी पड़ती है। इन्हीं दस्तावेजों से ये कहानी पता चली। लॉबिंग, कई सुनने वालों के लिए ये शब्द नया हो सकता है, जरा इसे आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। अमेरिका में लॉबिंग एक कानूनी प्रक्रिया है। इसमें कंपनियां या दूसरे देश अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए पेशेवर लोगों यानी लॉबिस्ट को हायर करते हैं। तो ये एक तरह से राजनीतिक गलियारों में अपने लिए पक्ष बनवाने का एक आधिकारिक तरीका है।
आप ऐसा कह सकते हैं ये लॉबियस्ट सांसदों और अधिकारियों से मिलते हैं और उन्हें अपने क्लाइंट के पक्ष में फैसले लेने के लिए मनाते हैं। तो पाकिस्तान ने इस सिस्टम का इस्तेमाल किया? और बहुत बड़े पैमाने पर किया। दस्तावेजों से पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर नूर खान एयरबेस जैसे बड़े ठिकानों पर हमला कर रही थी और पाकिस्तान बुरी तरह हार रहा था, तो उन्होंने अमेरिका में एक बड़ी लॉबिंग फर्म को हायर किया। और इस कोशिश की क्या हद थी? आप सोचिए, सिर्फ 72 घंटों के अंदर पाकिस्तान ने अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क करने की 60 से ज्यादा बार कोशिश की। 60 बार? हाँ, और इस पर करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उनका एक ही संदेश था, किसी भी तरह भारत को रोकिए वरना हालात बेकाबू हो जाएंगे। मतलब जब वो मैदान पर जंग हार रहे थे तब वो वॉशिंगटन में एक अलग ही जंग लड़ रहे थे, फोन कॉल्स और मीटिंग्स के जरिए। फोन बजता है। फोन पर पाकिस्तान की लॉबिंग फर्म का कोई व्यक्ति है जो कह रहा है भारत को रोकिए वरना तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। इस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा था 72 घंटों तक लगातार। और खबरों में यह भी था कि बलूचिस्तान के खनिजों का लालच भी दिया गया था। हाँ, खबरों के अनुसार पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन को अपने बलूचिस्तान की कीमती खनिजों जैसे सोना और तांबा का लालच भी दिया। ये सब कुछ दिखाता है कि पाकिस्तान भारत से बचने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तो इन सब चुनौतियों के बीच भारत क्या कर रहा है? क्या भारत सिर्फ इंतजार कर रहा है और देख रहा है? नहीं, भारत चुप नहीं बैठा है, लेकिन उसकी रणनीति में एक बदलाव जरूर आया है। तैयारी कई स्तरों पर चल रही है। सैन्य स्तर पर सीमा पर आ रहे ड्रोन्स को एंटी ड्रोन गन से मार गिराया जा रहा है। घुसपैठ की कोशिशें नाकाम की जा रही हैं। और जमीनी स्तर पर आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, सीमावर्ती गांवों में आम नागरिकों के लिए बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि वो फायरिंग की स्थिति में सुरक्षित रह सकें। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि वो किसी भी आतंकी हमले की स्थिति में अपनी और अपने गांव की रक्षा कर सकें। बिल्कुल। और कूटनीतिक मोर्चे पर क्या हो रहा है? कूटनीतिक स्तर पर भी भारत अपने संबंध मजबूत कर रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान की इस नई नज़दीकी को देखते हुए भारत अब यूरोप के देशों जैसे जर्मनी के साथ अपने रिश्ते और बेहतर कर रहा है ताकि कूटनीतिक तौर पर अकेला ना पड़े। और नौसेना के स्तर पर भी एक अहम कदम उठाया गया है, खासकर पूर्वी मोर्चे पर। हाँ, बांग्लादेश से मिल रही चुनौती को देखते हुए हल्दिया में नौसेना की मौजूदगी बढ़ाई जा रही है। ये एक साफ संकेत है कि भारत अपनी पूर्वी समुद्री सीमा को लेकर भी पूरी तरह सतर्क है। तो कुल मिलाकर भारत की रणनीति क्या है? फिलहाल भारत की रणनीति वेट एंड वॉच की है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। ये वो आक्रामक विदेश नीति नहीं है जो कुछ समय पहले दिख रही थी, बल्कि ट्रंप और पाकिस्तान की इस नई केमिस्ट्री को देखते हुए ये एक सधी हुई और सतर्क प्रतिक्रिया है। अब रणनीति ये नहीं है कि पहली गोली हम चलाएंगे, बल्कि ये है कि अगर दुश्मन ने एक भी गलती की तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे वो भूल ना पाए। तो आज हमने देखा कि सीमा पर उड़ते ड्रोन्स सिर्फ एक अकेली घटना नहीं, बल्कि पाकिस्तान की एक सोची समझी हाइब्रिड युद्ध नीति का हिस्सा है। इसमें आतंक, कूटनीति, सूचना युद्ध और अमेरिकी राजनीति का एक जटिल मिश्रण शामिल है। और इसके पीछे के मकसद भी साफ है। पाकिस्तान 1971 की हार का बदला लेना चाहता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी गिरी हुई छवि सुधारना चाहता है और सबसे बढ़कर ट्रंप प्रशासन की मदद से दुनिया में अपनी एक नई हैसियत पाना चाहता है। ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर बनाया गया एक झूठा नैरेटिव और वॉशिंगटन में की गई लॉबिंग सीमा पर मिली सैन्य जीत से ज्यादा असरदार हो सकती है, तो कोई भी देश अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को असल में कैसे सुनिश्चित करता है? असली लड़ाई कहाँ लड़ी जा रही है? सरहदों पर तैनात सैनिकों के बीच या वॉशिंगटन और सिलिकॉन वैली के दफ्तरों में?